साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एसआईआर की 16 तारीख को, जो एसआईआर का पहला चरण फर्स्ट फेज था, जिसमें कि लोगों से एसआईआर फॉर्म भरवा के उनके डिटेल्स लिए गए, वो 16 तारीख को जब ड्राफ्ट रोल यानी एसआईआर जो फॉर्म जमा हुए उनके आधार पर जो मसौदा मतदाता सूची का सामने आया, वो जो अब जारी हो चुका है, 2 दिन हो गए हैं। तो इस ड्राफ्ट रोल से किस तरह की बातें, किस तरह की चौंकाने वाली, हैरान करने वाली, सवाल खड़े करने वाली कुछ सच्चाइयां, कुछ तथ्य सामने आए हैं। और दूसरी बात ये करेंगे कि एसआईआर की एक्सरसाइज को लेकर, एसआईआर किस लिए किया जा रहा है, एसआईआर होगा तो क्या हो जाएगा, एसआईआर के पीछे कैसे कैसे खतरनाक मकसद हैं और एसआईआर से लोगों के साथ क्या होगा अन्याय, ये तमाम जो बातें उछाली जा रही थी, हर रोज फैलाई जा रही थी, गुमराह करने वाली, कैनर्ड्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, मिसलीड करने वाली बातें, वो कैसे इस ड्राफ्ट रोल से, ये जो मसौदा मतदाता सूची का एसआईआर के बाद चुनाव आयोग की ओर से जारी हुआ है, उसमें कैसे इस तरह के डराने वाली और एसआईआर को बिल्कुल एक नेगेटिव उसकी छवि बनाने वाली जो बातें थी, वो कैसे इस मसौदे से बिल्कुल खारिज हो गई हैं, इसकी बात करेंगे कम शब्दों में, बहुत जल्दी से कुछ मजेदार तथ्य आपके सामने देना चाहती हूं। सबसे पहले जो एक बात जिसको अखबारों में थोड़ी सुर्खियां भी मिली, पता नहीं टेलीविजन ने, दूसरे मीडिया ने इसे बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन इससे यह जरूर पता चलता है कि हमारे देश में कई बार मतदाता सूची को लेकर किस तरह की बातें लोग करते हैं, और विशेषकर इस बार एसआईआर में लोगों ने कैसे अपने आप को बचाने के लिए, छुपाने के लिए कुछ बातें जो आई हैं फॉर्म में, वो कैसे हैरान करने वाली भी हैं और गंभीर सवाल खड़े करने वाली हैं। हम आपको पहले ही बता दें कि ये कुछ बातें जो मैं बताने जा रही हूं, इनको लेकर दे आर ऑलरेडी अंडर द स्कैनर। चुनाव आयोग इन मामलों को पहले ही इसको गंभीरता से ले रहा है और इन पर सेकेंड फेज में जब वो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी तो इन मामलों पर आपको भी कुछ ना कुछ नई बात और इस पे अपडेट मिलेगा। मगर वो बात है क्या? सबसे पहली चीज जो है साथियों, वो है जो एक तथ्य मतदाता सूची से सामने आया है बंगाल के संदर्भ में, कि 1 मिलियन यानी 10 लाख से कुछ ज्यादा, 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो उन्होंने विवरण एसआईआर में दिया है, उनके अपने माता पिता से उम्र का फर्क जो है वो 15 साल से भी कम है। अब आप कहेंगे कि मेडिकली या बायोलॉजिकली ऐसा नहीं है कि कोई 15 साल का व्यक्ति या 15 साल की कोई महिला मां या पिता नहीं बन सकते। ठीक है, लेकिन साथियों ये एक बहुत ही टेक्निकल बायोलॉजिकल पॉइंट है। आप अपने आसपास समाज में देखें, कोई कोई इक्का दुक्का कहीं ये ऐसा मामला स्लम एरियाज में या कहीं देखने को मिलेगा आपको, ग्रामीण इलाके में, आजकल तो ग्रामीण इलाकों में भी बहुत कम है। क्या ऐसा है क्या? आप अगर अपने आसपास नजर दौड़ाएं कि 10 लाख लोग एक प्रदेश में ऐसे हों जिनकी उम्र अपने माता पिता से, उम्र का फर्क 15 साल से भी कम हो, यानी उनके माता और पिता 15 साल की उम्र भी नहीं हुई थी जब वो पेरेंट्स बन गए थे। पहला मामला जो स्कैनर में है, निगरानी में है, जिसकी छानबीन बहुत बहुत ही उसकी सघन छानबीन करने वाला है आयोग। इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा ये है कि 3 लाख से ज्यादा, करीब 3.25 लाख लोग ऐसे हैं जो कि जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि उनकी उम्र अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, क्योंकि एसआईआर में उन्होंने जो विवरण दिया है, उनकी उम्र अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी से उम्र का जो फासला है वो 40 साल से कम है। फिर वही बात आती है कि क्या कोई महिला या पुरुष
40 साल की उम्र में दादा दादी नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन क्या ये इतना बड़ा आंकड़ा कोई सवाल नहीं खड़े करता? तो ये तो हुई कुछ ऐसे आंकड़ों की बात जो कि चुनाव आयोग के संज्ञान में आई है, चौंकाने वाली है, और चुनाव आयोग केस टू केस इसको अब सेकेंड फेज में वेरीफाई करेगा कि भाई इसमें यह मामला कौन कौन से केसेस में जेन्युइन है और कहां पेरेंटेज को लेकर खेल किया गया है। एक खेला ये है। दूसरा खेला जिसको लेकर हमारा विशेष आज का ये अड्डा जिस पर केंद्रित है, वो जैसा मैंने कहा कि एसआईआर की जब घोषणा हुई और एसआईआर की प्रक्रिया का फर्स्ट फेज शुरू हुआ, तो जिस तरह से एसआईआर को लेकर गुमराह करने वाली, डराने वाली, बदनाम करने वाली, सवाल खड़े करने वाली बातें हुई, उनमें से ज्यादातर बातें, सभी बातें कैसे एक एक करके इस ड्राफ्ट रोल पर ही अगर आप एक बार ध्यान से नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि वो बातें राजनीतिक मकसद से रखी गई थी और वो कहीं भी साबित कोई बात नहीं हो रही है। जैसे कि सबसे पहली बात ये कि एसआईआर की एक्सरसाइज एक विशेष समुदाय, एक कम्युनिटी को टारगेट करके किया जा रहा है और बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो मुसलमानों से मतदान का जो हक है, उनका जो संवैधानिक हक है, उसको छीनना चाहते हैं। सबसे ज्यादा अगर मसला फैलाया गया था तो इसी पर आप सब वो सारी खबरें, वो प्रोटेस्ट्स, वो सब कुछ आप विरोध प्रदर्शन वगैरह देख चुके हैं। तो पहले इसी को ले लेते हैं, यानी कि क्या एसआईआर में मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जाएगा, जो कि तमाम अनगिनत राजनीतिक बयान दिए गए, प्रोटेस्ट हुए, सदन में बात कही गई, हर जगह पे ये आरोप उठाया गया और मसला बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे इस पे खबरें और सुर्खियां चलाई गई। तो इसके लिए कुछ विशेष असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनको हम देखेंगे, उनमें एसआईआर में कितने नाम कटे, उनमें ड्राफ्ट रोल में क्या बात सामने आई, और अपने आप ये जो बात फैलाई गई थी वो बस्ट हो जाएगी, वो पूरी तरह से इन आंकड़ों से ही खारिज हो जाएगी। तो पहले लेते हैं ये कम्युनिटी वाला जो आरोप है उसको। साथियों, देखते हैं कि कौन से वो विधानसभाएं थी जहां पे सबसे ज्यादा जो मतदाताओं के नाम हैं वो डिलीट हुए हैं। और इसमें कोई हैरानी भी नहीं होनी चाहिए, एक सामान्य सी बात है कि कोलकाता और कोलकाता के आसपास सबर्बन एरियाज में जो विधानसभाएं हैं वहां से सबसे ज्यादा लोगों के नाम डिलीट होने के, काटे जाने की वो आंकड़े आए हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, बड़े शहरों में ही लोग आमतौर पर रोजगार के लिए जाते हैं, देहात में नहीं जाते। बड़े शहर है, कोलकाता मेट्रो है, वहां लोग काम के लिए आते हैं, उसमें बहुत से लोग आए और चले गए, ट्रांसफर हो गए। बहुत से लोग हैं जो वोटिंग करते थे लेकिन उनका वो साबित नहीं हुआ। इस तरह की तमाम बातें, माइग्रेटरी जो पॉपुलेशन है वो ऐसे ही शहरों में सर्वाधिक होती है। तो कोलकाता में कहां कहां सबसे ज्यादा नाम डिलीट हुए हैं? जोराशांको लगभग 37%, 37। चौरंगी लगभग वही 35.5-36%। कोलकाता पोर्ट 26 से 27% के बीच। और भवानीपुर जो कोलकाता में आता है, यहां भी करीब 22% नाम काटे गए हैं। और भवानीपुर पर गौर करिएगा कि ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आपको मालूम है कि वो यहां से विधायक हैं। अब इनकी, अगर आप इन सीटों का साथियों वो देखें, जो एक डेमोग्राफी इन सीटों की है, तो इन सीटों में ऐसी कोई मुस्लिम पॉपुलेशन वाली बात कहीं नहीं है, मगर सबसे ज्यादा डिलीट हुए हैं नाम तो इन्हीं सीटों पर। और सीधी सी बात है, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि वे ये प्योरली मेट्रो और उससे जुड़ी सीटें हैं। तो यहां काफी मतदाता सूची में बदलाव पाया गया है, चाहे वो डेड वोटर हैं, ट्रांसफर्ड हैं, शिफ्टेड हैं वगैरह। डुप्लीकेट वोटर्स की बात भी आती है, कई जगह लोग काम करने आते हैं, कहीं और भी उनका नाम होता है। ये तो हुई कोलकाता और आसपास के सीटों की बात। अब आप उनके डेमोग्राफी, यानी उनकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, सामुदायिक
एंगल से देखें तो उसको देखिए। बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाली सीटें, जाहिर सी बात है मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में आप सब सुनते रहते हैं। इन जिलों में और खास करके जहां मुसलमान संख्या अगर विधानसभा से लेकर देखें तो जिन जगहों पर सबसे ज्यादा है, आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम पॉपुलेशन इस समय 66% से भी ज्यादा है और मालदा में भी करीब 52% के आसपास है। दोनों जगह आधे से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और ये 2011 का आंकड़ा है। अभी जब नई जनसंख्या का वो होगा जनगणना तो निश्चित रूप से इसमें अपडेट होगा, ये आप सब जानते हैं। तो जिला के आधार पर देखें तो कितने नाम डिलीट हुए हैं? मुर्शिदाबाद में 5% से भी कम और मालदा में 6.5% से कम, लगभग 6.31% आंकड़ा है। और इन दोनों ही जिलों में जो पश्चिम बंगाल के सर्वाधिक मुस्लिम पॉपुलेशन वाले जिले हैं, इनमें किसी भी विधानसभा में डिलीट होने के जो नामों के डिलीट होने की जो प्रतिशत है वो 10 के नीचे है। जबकि आपने देखा कोलकाता में 36 और एक जगह तो 37% तक भी गया है। यहां पे कहीं भी 10% से ऊपर नहीं गया है, 10% के नीचे है। और मुर्शिदाबाद में 5 के नीचे है, मालदा में करीब 6 से कुछ ऊपर परसेंट डिलीट हुए हैं। तो कहां से जानबूझकर मुसलमान मतदाताओं को टारगेट किया जा रहा है? कैसे ये एक समुदाय के खिलाफ है? पहली बात, एक और आंकड़ा इसी संदर्भ में और देना चाहूंगी, इसी बात को जो और अच्छे से प्रूव करने वाला है। मुर्शिदाबाद में कुछ सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम कंसंट्रेशन होती है। इनमें एक विधानसभा है डोमकौल, एक है रेजी नगर, एक है शमशेरगंज और मालदा में सबसे ज्यादा है मानिक चौक। ठीक है। उत्तर दिनाजपुर जो एक और बॉर्डर का स्टेट है और वहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। वहां पे कई सीटें हैं, चोपड़ा, गोलपुखौर, इस्लामपुर और हसन और नानूर। इन सभी सीटों पे साथियों जो डिलीट हुए हैं नाम, वो कहीं 7% है, कहीं 4.5 है, कहीं 5.5 है। इस तरह का आंकड़ा है डिलीशन का। जबकि इन सारे इलाकों में मुस्लिम आबादी या तो 50% को टच कर रही है या उसको ऑलमोस्ट क्रॉस करने पर है 2011 की जनगणना से। निश्चित रूप से इस समय ये ज्यादा होगा। तो कहां से ये मुसलमान वोटर जो है उनको टारगेट करने या उनको उनका मताधिकार छीनने की बात आ गई? वहां तो सबसे कम डिलीशन हुए हैं पूरे राज्य के, अगर आप संदर्भ में देखें। अब जल्दी से आपको बताएंगे दूसरा आरोप क्या था। दूसरा आरोप था कि एसआईआर के बहाने भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके और अपने वोटर बढ़ाने का प्रयास कर रही है ताकि जो टीएमसी के वोटर हैं उनसे मताधिकार छीना जाए और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मतदाता जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, वो ज्यादा अनुकूल हो जाए, मुफीद हो जाए। अब इसको भी देख लेते हैं साथियों जल्दी से। कुछ सीटों का आंकड़ा देखेंगे। हावड़ा उत्तर 27% नाम डिलीट हुए। आसनसोल दक्षिण लगभग 14%, उससे जरा सा कम। आसनसोल उत्तर लगभग 15% और उत्तर 24 परगना में बैरकपुर 19%। ये वो सीटें हैं साथियों जिनमें भाजपा को वोट देने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। इन सब में भाजपा का विधायक नहीं है। फिलहाल विधायक आसनसोल दक्षिण में है, लेकिन इन सब सीटों पर बीजेपी वोटर्स का कंसंट्रेशन बहुत मजबूत है प्रदेश में और हर जगह बीजेपी दूसरे नंबर पे है, कहीं भी तीसरे नंबर पे नहीं है। यानी ममता बनर्जी टीएमसी के बाद सीधे बीजेपी का नंबर है और बीजेपी के वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा यहां बताई जाती है। इन सब में आप डिलीशन का
जो परसेंटेज है वो देख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, कोलकाता में जिन सीटों पर सर्वाधिक डिलीट हुए हैं जो वोटर्स के नाम हैं, बेशक उसमें सीएम की सीट भी है, उनमें कहा जाता है कि सबसे ज्यादा हिंदी भाषी लोग। और इन सीटों में जो मैंने आपको 5-6 नाम बताए, हावड़ा उत्तर, आसनसोल के उत्तर और दक्षिण, बैरकपुर, ये वो इलाके हैं साथियों जहां हिंदी भाषी लोग दूसरे राज्यों से बहुत पहले से आकर बसे हुए, जो बंगाल के ही निवासी बन चुके हैं, ऐसे लोग, और वो लोग जो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका झुकाव रहा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे हैं। तो पहली कैटेगरी कोलकाता और उसके सबर्ब्स, और ये दूसरी कैटेगरी, इन दोनों में भाजपा के समर्थकों का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है, सबसे बड़ी संख्या है, वहां सबसे ज्यादा वोट डिलीट हुए हैं। तो ये दोनों ही आरोप कि ये एक कम्युनिटी को टारगेट करके एसआईआर करवाई गई और भारतीय जनता पार्टी के अपने वोटरों को मजबूत करने के लिए, मोटी बात यह है साथियों कि इस एसआईआर की बहुत जरूरत थी। मतदाता सूची में, हालांकि हर चुनाव में मतदाता सूची का रिवीजन ऑफ वोटर रोल होता है, लेकिन वो चूंकि बहुत ही एक उस तरह की एक्सरसाइज नहीं होती जिसमें अंदर तक जा करके सारी वो बैकग्राउंड को खंगाल के वेरीफाई की जाए बातों को, जो जो लिखता है वो हो जाता है। इसीलिए ये सारे आंकड़े साबित करते हैं ना एसआईआर किसी कम्युनिटी के खिलाफ है, ना कोई पॉलिटिकल ग्रुप के खिलाफ है, लेकिन इस एसआईआर की जरूरत बहुत ज्यादा है, देश भर में है। और अगर किसी को कोई भी इसमें संदेह है, कोई शक है, तो पता कर लीजिए कि एक दिन पहले देर रात को कोलकाता के सबसे बड़े स्लम एरिया में भीषण आग क्यों लगी। क्या ये वो स्लम एरिया नहीं है जहां सबसे ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते थे? क्या ये सच नहीं है कि बड़ी संख्या में वो सब एसआईआर का समय आते ही वहां से भाग गए थे, अपनी झुग्गियों, अपने कमरों में को बंद छोड़ करके? और क्या ये सवाल नहीं बनता कि इनमें आग इसलिए लगाई गई ताकि कल को ये दावा किया जा सके कि उनके सारे कागजात, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके आईडीज आग में झुलस के बर्बाद हो गए और अब समय नहीं है नए आईडीज, नए डॉक्यूमेंट्स बनाने के, तो इसीलिए एसआईआर में उनका नाम जोड़ा जा सके? क्या ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी है या ये आग यूं ही लग गई, या सोच समझकर उसी बस्ती में ये आग क्यों लगाई गई? इस पर गौर करिएगा और आपको क्या लगता है अपने विचार हमसे साझा करिए, हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे अड्डा पर आते रहिए।